ओके, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि हम ये कहते हैं कि फ़ोर्स जो है उसके पैदा होने की क्या वजह है। तो इस चीज़ को समझने के लिए ज़ाहिर बात है हमें ये देखना होगा कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारी एनवायरनमेंट के साथ उनकी इंटरेक्शंस एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल किस तरह की होती हैं। अगर हम बिल्कुल अभी मैं बेसिक फोर्सेस की बात करूँ तो अगर मैं देखूँ तो हमारी जो नेचर है वो 4 फंडामेंटल फोर्सेस के ऊपर ऑपरेट करती है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है जिसकी रेंज जो है वो 10⁻⁻15 ऑफ अ मीटर है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को हम कैसे कह सकते हैं, बेसिकली ये ऑपरेट करती है जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं और न्यूक्लियस में, एंड इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाइंडिंग ऑफ द न्यूक्लियस टुगेदर। उसके बाद जो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो उसकी रेंज जो है वो इनफाइनाइट है, और बेसिकली ये आपको पता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो ये फील्ड्स के इंट्रैक्शंस की वजह से होती है, एंड दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फाइंडिंग द एटम्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉलिड्स। जो थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है दैट इज द वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसकी रेंज भी जो है वो 10⁻⁻18 ऑफ अ मीटर है, और ये बेसिकली सर्टन रेडियो एक्टिव जो प्रोसेसेस होते हैं उसकी वजह से होती है। और उसके बाद नेक्स्ट जो सबसे वीकेस्ट फोर्स है दैट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसकी रेंज जो है वो भी इनफाइनाइट है। और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे अराइज होती है, ये बेसिकली अराइज होती है इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैटर, यानी कि जो दो बॉडीज़ हैं और दोनों के दरमियान में जो एक दूसरे फोर्स एग्जिस्ट करती है, दैट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बाद 1967 में एक थ्योरी पेश की गई जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है उसको एक ही सिंगल फोर्स कंसिडर करने का प्रपोज किया गया, और उस सिंगल फोर्स का नाम जो है वो इलेक्ट्रो वीक फोर्स है। इसके बाद एक ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी में जो इलेक्ट्रोवीक फोर्स है और जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इन दोनों फोर्सेस को एक सिंगल फ्रेमवर्क में डाल दिया गया। इसके बाद जो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग में इस तरह की अटैम्प्ट्स भी हो रही हैं कि जिसमें जो ग्रेविटेशन है उसको भी इंक्लूड कर दिया जाए। अच्छा, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हमारे मैकेनिकल सिस्टम्स हैं हम उसमें इन थेरीज को डेप्थ में नहीं देखते, बल्कि नॉर्मल ऑर्डिनरी मैकेनिकल सिस्टम में हम सिर्फ ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस ही उसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर फोर्सेस के ओरिजिन को देखें तो वो उस टाइम होती है जब एक एटम दूसरे एटम के ऊपर फोर्स लगाता है। लेकिन जब हम नॉर्मल मैकेनिकल सिस्टम्स की बात करते हैं तो हम जो माइक्रोस्कोपिक लेवल है उसको इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ एक कंबाइंड सिंगल इफेक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को देखते हैं। ओके, थोड़ा सा फोर्सेस की टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले दो तरह की मेन फोर्सेस होती हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्सेस और दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस का मतलब है वो वाली फोर्सेस जब दोनों दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करते हैं फिजिकली तो जो फोर्स प्रोड्यूस होती है उसको कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। उसमें एक फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब क्या है कि आप देखें जब ये उस वक्त प्रोड्यूस होती है जब कोई भी बॉडी जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के अगेंस्ट हम उसको रब करते हैं तो उस टाइम फ्रिक्शनल फोर्स पैदा होती है, जैसे पुशिंग अ बॉक्स है। नेक्स्ट इज अ नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स जैसे एक बुक है जो कि लाई कर रही है ऑन द टेबल, और नॉर्मल फोर्स उस टाइम एक्सर्ट होती है जब कोई भी ऑब्जेक्ट पुश करता है ऑन सम अदर ऑब्जेक्ट, तो उस टाइम ये वाली फोर्स प्रोड्यूस होती है। फिर है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स का मतलब ये है कि अगर हम एक स्प्रिंग के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट को अटैच करें तो जो फोर्स एक्सर्ट होती है स्ट्रेच करने से या कंप्रेस करने से इस स्प्रिंग को, उसको हम स्प्रिंग फोर्स कहेंगे, या हम उसको इलास्टिक फोर्स भी कहते हैं। द नेक्स्ट है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब होता है कि ऐसी वाली फोर्सेस जिसमें हम फिजिकली दोनों ऑब्जेक्ट्स का आपस में इंट्रैक्शन नहीं हो। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैग्नेटिक फोर्स है तो दो मैग्नेट्स हैं, उन दोनों के मैग्नेट्स के दरमियान में जो फोर्स एग्जिस्ट करती है, इंट्रैक्शन बिटवीन द टू मैग्नेट्स, वो मैग्नेटिक फोर्स होती है। नेक्स्ट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स में आप देखें फॉर एग्जांपल जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हमने हवा में फेंका है तो वो वापस अपनी सरफेस की तरफ आता है, किसकी वजह से? क्योंकि जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से। इसी तरह से द नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब है कि वो फोर्स दो
चार्जेस के दरमियान में होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिव और दूसरा एक नेगेटिव चार्ज है, उन दोनों के दरमियान में जो फोर्स एग्जिस्ट करेगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, और वो वाली फोर्स अगर सिमिलर चार्जेस हैं तो वो सिमिलर चार्जेस में वो रिपल्सिव होती है, और अगर ऑपोजिट चार्जेस हैं तो वो अट्रैक्टिव फोर्स होगी। अभी हमने डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस की बात की है, तो उसमें से हम सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स को डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस पिक्चर में मैंने एक ब्लॉक को प्लेस किया है ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, और इस ब्लॉक को मूव करने के लिए, मोशन में लाने के लिए उसको एक अटैच किया विद अ स्प्रिंग, और जिससे फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जो जो हम फोर्स को, अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टिव फोर्स है यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, वो भी उसको रेजिस्ट कर रही है उसकी मोशन को। तो एक स्टेज के ऊपर यानी कि ये जो डी है, इसमें देखें जो अप्लाइड फोर्स है दैट इज इक्वल्स टू द फ्रिक्शनल फोर्स, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है। तो इस केस में दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। इसके बाद अगर मैं थोड़ी फोर्स और लगाऊंगी, जैसा कि यहाँ पे ई में दिखाया गया है कि थोड़ी फोर्स और लगाऊंगी, तो इस वक्त ब्लॉक जो है वो ओवरकम कर लेगा उस रेजिस्टिव फोर्स यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को, और वो एक्सेलेरेट करेगा और वो अपनी हरकत स्टार्ट कर देगा, यानी कि उसमें मूवमेंट स्टार्ट होगी, मोशन स्टार्ट होगी। तो इस स्टेज के बाद अगर मैं फोर्स को थोड़ा सा रिड्यूस करती हूँ, जैसा कि यहाँ पे एफ में है, अगर फोर्स को थोड़ा सा रिड्यूस करें जब मोशन स्टार्ट हो गई है, तो ये पॉसिबल है कि हम ब्लॉक को एक यूनिफॉर्म मोशन में रखें विदाउट एन एक्सेलेरेशन, जैसा कि इस फिगर जो है एफ में दिखाया गया है। ओके, तो अब नेक्स्ट अगर आप इस फिगर में देखें तो ये बेसिकली हमें शो कर रहा है रिजल्ट्स, बेसिकली रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द फ्रिक्शनल फोर्स। अब यहाँ पे आप देखें कि एक इंक्रीजिंग फोर्स एफ है जो कि हमने अप्लाई किया है, दैट इज स्टार्टिंग एट टाइम टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड, और उसके बाद क्या है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इंक्रीज हो रही है विद अप्लाइड फोर्स, और ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट के ऊपर है। लेकिन जब टाइम टी जो है वो 4 सेकेंड्स हुआ है, तो जो ऑब्जेक्ट है इट सडनली बिगिंस टू मूव, और फ्रिक्शनल फोर्स जब है वो कांस्टेंट रह रही है, और वो इंडिपेंडेंट है ऑफ द अप्लाइड फोर्स। अच्छा, इस वाली चीज़ में मैं एक और कॉन्सेप्ट या एक और पॉइंट भी ऐड करना चाहूँगी कि जब फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रही है, अगर आप इस पिक्चर में देखें, फ्रिक्शनल फोर्स जो एक्ट हो रही है बिटवीन द सर्विसेज, जो कि रेस्ट के ऊपर है, तो उस वक्त जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको हम कहेंगे फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसके एफ के सबस्क्रिप्ट में एस भी लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि द फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज एक्टिंग बिटवीन द सर्विसेज एट रेस्ट with respect to each other is called force of static friction। लेकिन अगर जब भी ब्लॉक जो है वो मूव करना शुरू करता है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं ई और एफ में, तो उस वक्त जो फोर्स एक्ट हो रही है बिटवीन द सर्फेसेस विच इज़ इन अ रिलेटिव मोशन, और उस वक्त उन फोर्सेस को हम कहेंगे दैट इज़ द फोर्स ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन। और इस एफ जो है उसके सबस्क्रिप्ट में जो के है, वो के का मतलब है काइनेटिक। जो मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स है बिटवीन एनी पेयर ऑफ ड्राई अनलुब्रिकेटेड सर्फेसेस, तो वो दो लॉस के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो वो ये है कि जो इट्स अप्रॉक्सीमेटली इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट, और दूसरा क्या है कि इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स। अगर मैं ये कह रही हूँ कि एफ एस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन, तो मैं मैथमेटिकली उसकी इक्वेशन को लिख सकती हूँ दैट एफ एस इज लेस देन एंड इक्वल्स टू म्यू एस टाइम्स एन, जहाँ पे ये जो म्यू एस है ये बेसिकली इट्स कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और एन जो है इट्स अ नॉर्मल फोर्स, एंड एफ एस जो है वो जैसे मैंने बताया मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है। तो ये वाला जो इक्वालिटी है बेसिकली वो उस टाइम होल्ड करती है जब हमारे पास एफ एस की जो है वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, उस टाइम ये इक्वालिटी होल्ड करती है।
यहाँ पर मैं जो कोफिशिएंट है म्यू एस है, इसको अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो वो किस तरह से मैं लिख सकती हूँ, दैट म्यू एस इज इक्वल्स टू एफ एस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय एन। यानी कि मैं वर्ड्स में इसको पुट करूँगी कि द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड of the maximum force of static friction to the magnitude of the normal force is the coefficient of the static friction of the surfaces involved. जिस तरह मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन की बात की है, फोर्स ऑफ कनेटिक फ्रिक्शन जो है वो भी दो सरफेसेस के दरमियान में जो कि ड्राई और अनलुब्रिकेटेड हैं, वो भी दो लॉज को फॉलो करती है। दैट इज इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट एंड इट्स प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स। और इसी तरह से अगर एफ के जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ द कनेटिक फ्रिक्शन, देन मैथमेटिकली वी कैन राइट इट एज एफ के इक्वल्स टू म्यू के एन, और जहाँ पे जो म्यू के है इट्स अ कोफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे ये भी लिख सकती हूँ दैट म्यू के इज इक्वल्स टू एफ के डिवाइडेड बाय एन। यानी कि वर्ड्स में मैं इसको कैसे लिखूँगी कि जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है इट इज़ इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल फोर्स। ओके, सो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है जिनकी अभी हमने बात की है म्यू एस एंड द म्यू के, सो बेसिकली उनकी वैल्यूज़ बहुत डिपेंड करती हैं कि कौन से वाला हम हमारे पास मटेरियल जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो ये इस टेबल में आप देख सकते हैं, ये फॉर एग्जांपल अगर हमने मटेरियल जो है वो वुड ऑन वुड है तो उसका जो स्टैटिक कोफिशिएंट है, स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 0.25 है, और इसी तरह से कनेटिक उसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.20 है। एंड सिमिलरली वुड ऑन ब्रिक है तो उसका स्टैटिक जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो 0.60 है, और काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.45 है। रबर ऑन कंक्रीट है तो उसका स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट 1.0 है, और काइनेटिक वाला जो है वो 0.80 है। यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है इट्स ऑलवेज ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, जो कि हमारी एक्सप्लेनेशन में से भी हमने ऑब्जर्व किया है। तो इसके अलावा अगर आप देखें तो ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि किस तरह का जो मटेरियल है उसकी जो सरफेस है वो उसकी फिनिशिंग किस तरह की है, क्या कोई सरफेस फिल्म्स बनी है, उसका टेम्परेचर क्या है, उसके ऊपर कितनी कंटामिनेशन है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बहुत क्लीन सरफेसेस हैं जो जिनको हमने बहुत हाईली इवैक्यूएटेड चैम्बर्स में रखा है, तो कि जो उसके ऊपर कोई भी एक्साइड फिल्म्स ना बने, तो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और फिर जो सरफेसेस हैं वो एक्चुअली बहुत एक दूसरे के साथ बहुत फर्मली अटैच हो जाती हैं। तो लेकिन अगर हम इसी के देखें, अगर हम अगेन उसी चैम्बर में जो है वो हवा अंदर डाल दें तो हम देखेंगे कि जो ऑक्साइड फिल्म्स हैं वो अगेन उसके ऊपर बनना शुरू हो जाती हैं, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो अपनी नॉर्मल वैल्यू के ऊपर आ जाता है। फ्रिक्शन को माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर देखते हैं तो आप यहाँ पे देखें कि ये जो पिक्चर है ये बेसिकली एक हाईली मैग्नीफाइड और हाईली पॉलिश्ड स्टील सरफेस की है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसकी जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है। तो जब दो बॉडीज़ को हम एक कांटेक्ट में रखते हैं तो जो एक्चुअल माइक्रोस्कोपिक एरिया ऑफ कांटेक्ट है इज़ मच लेस देन द ट्रू एरिया ऑफ द सरफेस। जो कांटेक्ट पॉइंट्स होते हैं वो डिफॉर्म होते हैं प्लास्टिकली बिकॉज ऑफ द स्ट्रेसेस दैट डेवलप्स एट दीज पॉइंट्स। और एक फिनोमिना है सरफेस एडिशन जो कि एग्जिस्ट करता है बिकॉज एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स जो मॉलिक्यूल होते हैं ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द सरफेस दे आर सो क्लोज टुगेदर कि वो एक दूसरे के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो एक्सर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप इस पिक्चर में देखें कि अगर हम एक बॉडी यानी कि कोई मेटल है उसको हम पुल कर रहे हैं अक्रॉस द अदर बॉडी, जो कि आप एक मैग्नीफाइड व्यू भी देख सकते हैं यहाँ पे इस जगह को, इस वाले पार्ट को मैग्नीफाइड भी आप देख सकते हैं। तो जो रैप्चरिंग होगी छोटे टाइनी वेल्ड्स की वो प्रोड्यूस करते हैं फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को,
तो अगर हम रेडियो एक्टिव ट्रेसर एक्सपेरिमेंट्स की मदद से ऑब्जर्व करें तो ये जो रैप्चरिंग प्रोसेसेस होते हैं उसमें क्या होता है कि जो एक मेटालिक सरफेस के ऊपर जो स्मॉल पीसीज हैं वो टीयर ऑफ होके एक दूसरे वाली मेटालिक सरफेस के ऊपर वो लग जाते हैं। तो ये जो स्टिक को एंड स्लिप इवेंट इसको हम कहते हैं। तो स्टिक एंड स्लिप इवेंट का क्या मतलब है कि किसी एक सरफेस से कुछ पार्टिकल स्लिप होके दूसरे वाली सरफेस के ऊपर जो है वो स्टिक हो जाते हैं। तो जो स्टिक और स्लिप इवेंट्स हैं ये बेसिकली जब दो सरफेसेस एक दूसरे के साथ स्लाइड करती हैं तो नॉइसेस भी प्रोड्यूस होते हैं। इसकी बड़ी अच्छी मिसाल आप देख सकते हैं कि जब हम ब्लैक बोर्ड के ऊपर किसी चाक के साथ लिखते हैं तो वो जो अनोइंग किस्म की आवाज़ पैदा होती है वो बेसिकली उस वक़्त स्टिक और स्लिप इवेंट ही हो रहा होता है। स्टूडेंट्स एंड पे रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे कि उसके नाम से ही ऑब्वियस है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है जो फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज ऑफर्ड व्हेन रोलिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर्ड व्हेन स्लाइडिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। जो रोलिंग है इज लेस डिफिकल्ट एज एरिया इन कॉन्टैक्ट इज लेसर और जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है इट्स मोर डिफिकल्ट एज एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इज मोर। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है हम उसको कैसे कम कर सकते हैं। तो बेसिकली फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय लुब्रिकेशन। तो आप इस पिक्चर को देखें तो यहाँ पर एक सरफेस एक ऑब्जेक्ट की है और नीचे वाली एक सरफेस एक दूसरे ऑब्जेक्ट की है। तो ये दरमियान में उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और इन दोनों रबिंग सरफेस है जिसमें कोई भी हमने ऑयल जो है जो कि हम लुब्रिकेशन के तौर पे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो प्रेजेंट नहीं है। तो ये है। दूसरे वाली पिक्चर में आप देखिए कि अगर हम इसमें इन दोनों सरफेसेस के दरमियान में जहाँ पे कांटेक्ट वो कर रही हैं एक लेयर ऑफ ऑयल हम स्पिल कर देते हैं तो होगा क्या कि बेसिकली इस केस में जो दोनों सरफेसेस हैं वो एक दूसरे के ऊपर बहुत स्मूथली स्लाइड कर जाएंगी और जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस कर जाएगी because of the presence of the oil as compared to without oil। तो फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी बाय द लुब्रिकेशन। फ्रिक्शन को इसी तरह से और भी बड़े वेज हैं रिड्यूस करने के लिए। फॉर एग्जांपल दो सर्फेसिस के दरमियान में अगर हम कोई गैसेस का फ्लो करा दें तो उसकी वजह से भी रिड्यूस हो सकती है। और फ्रिक्शन को और रिड्यूस करने का एक ये भी तरीका है कि अगर हम जो कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम सस्पेंड करें बाय मींस ऑफ द मैग्नेटिक फोर्सेस और जो मैग्नेटिकली लेविटेटेड ट्रेन्स हैं वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है वो डेवलप हो रही हैं और जिसकी वजह से हम एक हाई स्पीड और नियरली फ्रिक्शनलेस ट्रैवल जो है वो कर सकते हैं।